टेस्ट क्रिकेट में अभी तक 36 प्लेयर्स ने भारत को लीड किया है। कर्नल सीके नायडू से लेकर रोहित शर्मा तक हर कप्तान ने इंडियन क्रिकेट को कुछ न कुछ दिया है। जहां किसी ने अग्रेसिव होकर ओवरसीज मैचेस में जीतना सिखाया, तो वहीं किसी ने यंगस्टर पर भरोसा कर इंडियन क्रिकेट की नींव रखी। जहां किसी ने फ्रंट से टीम को लीड किया है, तो वहीं दूसरे ने विकेट के पीछे से कई मैचेस बदले हैं। लेकिन क्या हर कैप्टन वो सक्सेस अचीव कर पाया है? 1932 से लेकर अभी तक कौन है वो स्पेसिफिक कैप्टन जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया? और कैसे जिस टीम को एक टाइम पर कोई लीड करना नहीं चाहता था, आज वही टीम एक वर्ल्ड चैंपियन है। इस वीडियो में हम कुछ इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। 1751 में भारतीय सरजमीन पर पहला रिकॉर्डेड क्रिकेट मैच खेला गया था। अंग्रेजों के राज में भारत देश के अलग अलग धर्मों के बंटवारों के बाद क्रिकेट ने एक रिलीजियस रूप ले लिया था, जो काफी समय तक चला। आजादी से पहले भारतीय क्रिकेट देश के सबसे ताकतवर राजाओं की मेहरबानी पर चलता था और फिर 1 दिसंबर 1928 को हुआ बीसीसीआई का गठन। किसी भी धर्म के लोगों को बुरा ना लगे, इसलिए भारत में ही जन्मे डगलस जार्डीन को भारत का पहला टेस्ट कैप्टन बनाने पर विचार होने लगा, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर साल 1932 में भारतीय क्रिकेट टीम का इंग्लैंड दौरा होने वाला था। लगभग 6 महीने तक चलने वाले इस टूर पर किसी भी राजा ने जाने से मना कर दिया था। इसी वजह से इंग्लैंड पहुंचने के बाद मैच से एक शाम पहले कर्नल सीके नायडू को भारतीय क्रिकेट टीम का पहला कप्तान बनाया गया। भारत में क्रिकेट को एक पहचान दिलाने में नायडू ने अहम भूमिका निभाई। हालांकि टीम नायडू की कैप्टनसी में एक भी मैच जीत ना सकी, लेकिन टीम इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट के मैप पर अपनी जगह बना चुकी थी। 1946 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद क्रिकेट जब फिर शुरू हुआ, तो सीनियर पटौदी के रूप में इंडिया को नया कप्तान मिला, लेकिन फील्ड पर रिजल्ट्स अभी भी निराशाजनक ही थे। हमें हमारी पहली टेस्ट मैच जीत के लिए 20 साल इंतजार करना पड़ा, और तब तक नायडू के बाद इफ्तिकार पटौदी, महाराजा ऑफ विजयनगरम और लाला अमरनाथ भी इंडिया के कप्तान रह चुके थे। लाला अमरनाथ स्वतंत्र भारत के पहले कप्तान भी थे। पहले क्रिकेट मैच के 20 साल बाद 1952 में चेन्नई में खेले गए सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने इतिहास बनाया। इंग्लैंड को एक पारी और 8 रन से हराकर भारत ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी पहली जीत दर्ज करी। हालांकि टीम की अगुवाई विजय हजारे कर रहे थे, लेकिन इस ऐतिहासिक जीत के नायक थे विनू मनकड़। मनकड़ ने इस मैच में 12 विकेट चटकाए और 72 रन भी बनाए। भारत की पहली इंटरनेशनल जीत ने टीम को वो आत्मविश्वास दिया जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। 1955 का साल आते आते पॉली उमरीगार को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया था। उमरीगार की बेहतरीन कप्तानी और विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत इंडिया ने 5 मैच की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-0 से हराया। इस सीरीज के पहले ही मैच में उमरीगार और मनकड़ ने दोहरे शतक जमाए और पूरी सीरीज का रुख इंडिया की तरफ मोड़ दिया। लेकिन इस जीत के बाद टीम इंडिया के लिए एक भी मैच जीत पाना मुश्किल हो रहा था, और इसीलिए उमरीगार के बाद कई खिलाड़ियों को टीम का कैप्टन बनाया गया, जैसे कि हेमू अधिकारी, दत्ता गायकवाड़, पंकज रॉय, रामचंद्र और नारी कॉन्ट्रैक्टर। लेकिन इंडियन क्रिकेट का सितारा तब चमका जब 1962 में वेस्टइंडीज सीरीज के लिए महज 21 साल के मंसूर अली खान पटौदी उर्फ टाइगर पटौदी को इंडियन टीम की कमान सौंपी गई। इंग्लैंड में हुए एक दर्दनाक कार एक्सीडेंट में अपनी आंख गंवाने वाले पटौदी भारतीय क्रिकेट इतिहास के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में से एक थे। टाइगर पटौदी अपनी आक्रामक कप्तानी और फील्डिंग को दी जाने वाली अहमियत के लिए जाने जाते थे। पटौदी की कप्तानी में भारत ने 1967 में न्यूजीलैंड दौरे पर 4 टेस्ट मैच की सीरीज 3-1 से जीती थी। ये टीम इंडिया की विदेशी जमीन पर जीती गई सबसे पहली सीरीज थी। पटौदी की कप्तानी के दौरान टीम ने 40 टेस्ट मैचेस में 9 मैचेस जीते और 12 ड्रॉ किए। इन कप्तानों की वजह से टीम इंडिया को क्रिकेटिंग वर्ल्ड पर एक लड़खड़ाती शुरुआत तो मिल गई थी, लेकिन बेस्ट टीम बनने से अभी भी हम कोसों दूर थे। 13 जुलाई 1974 को भारत ने अपना पहला ओडीआई मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला, जहां भारतीय खेमे की कमान अजीत वाडेकर जी के हाथ में थी। सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन विजय मर्चेंट ने अपनी वोट का इस्तेमाल करते हुए पटौदी की लंबी कप्तानी का अंत किया और 1971 में वाडेकर जी इंडिया के न्यू कप्तान बनाए गए। वाडेकर जी 1971 से 74 तक इंडिया के कप्तान रहे और इस दौरान टीम ने 4 मैचेस भी जीते। वाडेकर जी के बाद टीम की कमान श्रीनिवास वेंकट राघवन के हाथों में थी। हालांकि वेंकट के टेन्योर में भारत ने टेस्ट और ओडीआई मिलाकर 12 में से सिर्फ 1 मैच जीता, लेकिन वेंकट की कप्तानी ने सभी को खूब प्रभावित किया, जिसका कारण उनकी धैर्यता और उनका कंपोजर था।
वेंकट के बाद इंडिया की कैप्टनसी संभाली उनके फेलो स्पिनर बिशन सिंह बेदी ने। बेदी की कप्तानी में टीम का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं था, लेकिन 1976 में इंडिया ने पोर्ट ऑफ स्पेन में 403 रन की विशालकाय लक्ष्य का पीछा करते हुए एक यादगार जीत दर्ज करी। बेदी अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच के लिए जाने जाते थे, लेकिन ओवरसीज मैचेस ना जीत पाने के कारण उन्हें भी कप्तानी से हटा दिया गया था। बेदी के बाद सुनील गावस्कर उर्फ द लिटिल मास्टर इंडिया के कप्तान बनाए गए। इसी के साथ शुरू हुआ भारतीय क्रिकेट में असमंजस का दौर, जहां एक तरफ गावस्कर बल्लेबाज के तौर पर आसमान की बुलंदियों को छू रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनकी कप्तानी परेशानियों का कारण बन चुकी थी। हद तो तब हो गई जब 1981 में ऑस्ट्रेलिया के सामने LBW आउट दिए जाने पर गावस्कर इतने खफा हो गए कि उन्होंने अपने साथी चेतन चौहान से वॉकआउट करने के लिए कह दिया। लेकिन तब के टीम मैनेजर सलीम दुरानी ने ये मामला सुलझा लिया था। हालांकि गावस्कर की कप्तानी में भारतीय टीम इंडियन पिचेस पर अनडिफीटेबल हो गई थी, लेकिन कप्तानी से बार बार निष्कासित किए जाने पर गावस्कर की कप्तानी हमेशा सुर्खियों में ही रही। गावस्कर एक डिफेंसिव और ओवर कॉशियस कप्तान माने जाते थे, खासकर टेस्ट में। ऐसा माना जाता था कि वो ड्रॉ के लिए ज्यादा और जीतने के लिए कम खेलते थे। इसी का नतीजा था कि 1978 से 1985 तक अंडर गावस्कर्स कैप्टनसी हमने टेस्ट में 19% और ODI में 38% मैचेस जीते हैं। इस हिट एंड ट्रायल वाले फेज में इंडिया ने कई कैप्टन ट्राई किए, लेकिन वो चेंज मेकर हमें अभी तक नहीं मिला था। गावस्कर के बाद कपिल देव को इंडिया की कप्तानी सौंपी गई। अपने विनिंग माइंडसेट की वजह से हरियाणा हरिकेन को इंडिया का ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनाया गया। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में कपिल की कप्तानी में इंडिया ने 34 में से सिर्फ 4 ही टेस्ट मैचेस जीते हैं, लेकिन ODI में जो कपिल ने इंडियन क्रिकेट के लिए किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। 1982 में कप्तान बने कपिल के सामने सबसे बड़ा टारगेट था 1983 वर्ल्ड कप। इससे पहले इंडिया ने 2 वर्ल्ड कप खेले तो थे, लेकिन 75 और 79 को मिलाकर हमने सिर्फ एक मैच जीता था, वो भी ईस्ट अफ्रीका के खिलाफ। 1983 में वर्ल्ड कप खेलने इंग्लैंड पहुंचे कपिल देव हमेशा से सिर्फ जीत के लिए खेलते दिखाई दिए। We here to win the World Cup. What are we here for? उस समय तक इंडिया एक अंडरडॉग टीम थी, लेकिन 1983 वर्ल्ड कप की जीत ने वर्ल्ड में इंडियन क्रिकेट की इमेज को पूरा ही चेंज कर दिया। चाहे वो 2 बार की वर्ल्ड कप विनिंग टीम हो या फिर होस्ट इंग्लैंड टीम, हमने सबको खूब धूल चटाई। इसी टूर्नामेंट में जिम्बाब्वे के खिलाफ कपिल की 175 रन्स वाली शानदार इनिंग्स भी आई थी, जो इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिंग है। इसके अलावा कपिल की कैप्टनसी में हमने कई सीरीज जीती है, जैसे कि 1986 इंग्लैंड सीरीज जो हमने 2-0 से जीती। इस दौरान गावस्कर और कपिल के बीच कप्तानी बदलती रहती थी। जहां टीम इंडिया ने 1985 बेंसन एंड हेजेस क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियनशिप गावस्कर की कप्तानी में जीती, वहीं कपिल की कप्तानी में 1987 में हमने इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेला। अपने कप्तानों में स्थिरता ढूंढ रही भारतीय टीम को जरूरत थी एक बड़े बदलाव की, जिसके लिए दिलीप वंग सरकार को इंडिया का नेक्स्ट कैप्टन बनाया गया। लेकिन खिलाड़ियों को लगातार हो रही इंजरीज और टीम की साधारण परफॉर्मेंस की वजह से फिर एक बार न्यू कैप्टन की खोज शुरू हो गई थी। वंग सरकार के बाद श्रीकांत और रवि शास्त्री को भी कप्तान बनाया गया, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट भी काम करता नहीं दिखा। फिर 1989 में मोहम्मद अजहरुद्दीन को टीम इंडिया का नया कप्तान बनाया गया और ये निर्णय किसी चमत्कार से कम साबित नहीं हुआ। अजहरुद्दीन भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सक्सेसफुल कप्तानों में से एक रहे हैं, इसीलिए उन्होंने लगभग 10 साल तक भारतीय टीम की कप्तानी की है। जहां उनका वनडे क्रिकेट में विन परसेंटेज लगभग 52 का रहा था, वहीं टेस्ट में ये आंकड़ा 30% का था, जो उस समय तक सिर्फ अजहर ही अचीव कर पाए थे। इससे पहले भारतीय टीम को सिर्फ होम ग्राउंड पर अच्छा माना जाता था, लेकिन अजहर ने ये यकीन दिलाया कि इंडिया ओवरसीज जीतने का भी गुदा रखती है। उनकी अग्रेसिव बैटिंग और फ्लैम्बॉयंट कैप्टेंसी की वजह से हमने काफी जीत हासिल की है। लेकिन मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी परफॉर्मेंसेस के लिए कम बल्कि कंट्रोवर्सीज के लिए ज्यादा याद की जाती है, फिर चाहे वो मैच फिक्सिंग की बात हो या फिर ऑफ फील्ड लव अफेयर्स की। अजहर ने इंडिया को 3 वर्ल्ड कप में नोटेबल सफलता दिलाई है, लेकिन इन्हीं कंट्रोवर्सीज के चलते उनकी कप्तानी पर कई सवाल उठाए गए। जहां एक तरफ साल 2000 में BCCI ने मोहम्मद अजहरुद्दीन पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया था, वहीं दूसरी तरफ BCCI ने सचिन को कप्तान बनाकर भारतीय क्रिकेट की इज्जत को समेटना चाहा। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये इंडियन क्रिकेट का सबसे लोएस्ट पॉइंट था। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल ने गेम की ईमानदारी और फैंस के इंटरेस्ट को काफी कम कर दिया था। बाहर ही नहीं, टीम के अंदर भी मोराल काफी नीचे था। इसी क्रूशियल वक्त पर सौरव गांगुली को कैप्टन बनाया गया और इस डिसीजन ने इंडियन क्रिकेट के न्यू एरा का आगाज किया। गांगुली सिर्फ एक कैप्टन नहीं बल्कि एक विजनरी थे, जिन्होंने नए टैलेंट को सपोर्ट किया और टीम में एक फियरलेस एटीट्यूड को जन्म दिया। जहीर खान, हरभजन सिंह, युवराज सिंह और वीरेंद्र सहवाग जैसे प्लेयर्स को गांगुली ने अपनी कैप्टनसी में मौका दिया और ये सब उस भरोसे पर खड़े उतरे भी। 2001 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में गांगुली ने हरभजन को टीम में शामिल करने के लिए सेलेक्टर से
लड़ाई की थी, जिसके बाद हरभजन ने 32 विकेट लेकर गांगुली को सही प्रूव किया। इसी एफर्ट की वजह से हमने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से सीरीज में हराया था, जो उस वक्त 15 मैचेस की विन स्ट्रीक पर थी। गांगुली की लीडरशिप में इंडिया ने ओवरसीज टेस्ट मैचेस में कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया। इस दौरान हमने 11 ओवरसीज टेस्ट विन्स हासिल की, जो उस वक्त किसी भी इंडियन कैप्टन के लिए सबसे ज्यादा थी। टेस्ट में 43 की विन परसेंटेज की वजह से उन्हें आज भी सफल कप्तानों की लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है। उनका फियरलेस एटीट्यूड उनके आइकॉनिक मूवमेंट में साफ दिखाई दिया, चाहे वो स्टीव वॉक को टॉस पर वेट कराना हो या लॉर्ड्स बालकनी पर शर्ट वेव करना। ये एक नए बोल्ड इंडिया का प्रतीक था, जिसके कारण इंडिया 2003 वर्ल्ड कप में फाइनल तक पहुंची थी। सौरव गांगुली की कैप्टेंसी ने सिर्फ इंडियन क्रिकेट को रिवाइव ही नहीं, बल्कि इसके गोल्डन एरा का रास्ता भी बनाया। उसके बाद ग्रेग चैपल के साथ जो भी हुआ वो किसी से छुपा नहीं था। भारतीय क्रिकेट टीम में एक बार फिर उथल पुथल हो रही थी, और इस सब के बीच बीसीसीआई ने राहुल द्रविड़ को भारतीय क्रिकेट टीम का कैप्टन बनाया। द्रविड़ की कप्तानी में टीम इंडिया ने 2006 में साउथ अफ्रीका में पहली बार कोई टेस्ट मैच जीता, और इतना ही नहीं, 2007 में इंग्लैंड को उनकी धरती पर हराना द्रविड़ के कैप्टेंसी करियर का सबसे पीक पॉइंट भी माना जाता है। लेकिन 2007 के विश्व कप में टीम इंडिया के शर्मनाक प्रदर्शन के चलते राहुल द्रविड़ ने टीम की कैप्टेंसी छोड़ दी। इसी के चलते टीम इंडिया को जरूरत थी एक यंग कैप्टन की, जो 2007 में होने वाले पहले T20 वर्ल्ड कप में इंडिया की मेजबानी कर सके। सचिन की सजेशन पर महेंद्र सिंह धोनी को टीम इंडिया का T20 कैप्टन बनाया गया, और यहाँ से शुरू हुआ टीम इंडिया का कंप्लीट डोमिनेंस। कई सीनियर खिलाड़ियों और लेजेंड्स की एब्सेंस में एक बहुत ही यंग टीम के साथ महेंद्र सिंह धोनी ने 2007 T20 वर्ल्ड कप को जीतकर इतिहास बनाया। इसी के चलते उन्हें इंडिया का ऑल फॉर्मेट कैप्टन भी बनाया गया। फिर चाहे न्यूजीलैंड में पहली बार ओडीआई सीरीज जीतनी हो या 2010 का एशिया कप, धोनी के क्रिकेटिंग करियर में एक भी ऐसी चीज नहीं थी जो वो हासिल नहीं कर सके। 2 अप्रैल 2011 को वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में छक्का लगाकर धोनी ने इंडिया को 28 साल बाद विश्व विजेता बनाया। 2011 के इस विश्व कप की जीत के मायने काफी अलग थे। इतना ही नहीं, 2013 में इंग्लैंड में खेली गई चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर धोनी तीनों आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले पहले कप्तान बने। गांगुली की तरह धोनी भी यंगस्टर को लगातार बैक करने के लिए जाने जाते थे। उनके अंडर ही विराट, रोहित, अश्विन और जडेजा जैसे कई प्लेयर्स का उदय हुआ है। उनके काम एंड कंपोज्ड एटीट्यूड की वजह से सफलता टीम को सिर्फ ग्राउंड पर ही नहीं बल्कि ड्रेसिंग रूम में भी मिली। उन्होंने तेंदुलकर, गांगुली और सहवाग जैसे सीनियर प्लेयर्स को इफेक्टिवली मैनेज किया और टीम में सीनियर जूनियर के कल्चर को भी खत्म करा। उनका गोल्डन रन एज कैप्टन इंडियन क्रिकेट में हमेशा याद रखा जाएगा, एज ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट। लेकिन जहां धोनी काम एंड कंपोज थे, वहीं इंडिया का नेक्स्ट कैप्टन उतना ही अग्रेसिव एंड आउटस्पोकन था, जिसकी वजह से शुरू हुआ टेस्ट फॉर्मेट में इंडिया का कंप्लीट डोमिनेंस। विराट और कोच रवि शास्त्री के जबरदस्त जोड़ी ने टीम इंडिया को हर फॉर्मेट में वर्ल्ड नंबर 1 बनाया है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट सीरीज जीतनी हो या साउथ अफ्रीका में पहली बार ओडीआई सीरीज। कोहली ने ये सब हासिल करके दिखाया है। 2014 एडले में खेले गए फर्स्ट टेस्ट में ही कोहली ने बतौर कप्तान सबको बता दिया कि ये न्यू इंडिया है, जो डिफेंस नहीं बल्कि अटैक करने में विश्वास रखता है। इसी के चलते कोहली ने टीम इंडिया की वीक फास्ट बॉलिंग का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का जिम्मा उठाया। बॉलिंग कोच भरत अरुण के साथ मिलकर उन्होंने उमेश, भुवी, शामी, ईशांत और बुमराह जैसे तेज गेंदबाजों की फौज तैयार करी, जिसके बारे में हमने इस वीडियो में खूब बात करी है, सो डू चेक इट आउट। बट कमिंग बैक, कोहली की अग्रेसिव कैप्टेंसी स्टाइल और नेवर गिव अप एटीट्यूड की वजह से हमने 68 टेस्ट में से 40, 95 ओडीआईज में से 65 और 50 T20 में से 30 मैचेस जीते हैं। हर फॉर्मेट में ऐसी विन परसेंटेज आज तक कोई और कैप्टन अचीव नहीं कर पाया है। होम कंडीशन पर तो इंडिया अनडिफिटेबल थी ही, लेकिन कोहली के अंडर हमने ओवरसीज हर ओपोनेंट को एक बहुत ही टफ फाइट दी है। इतनी अच्छी फॉर्म के बाद भी कोहली के अंडर हमने एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीता, क्योंकि इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग प्लेयर तो थे लेकिन एक स्ट्रॉन्ग टीम नहीं। और इसी के चलते कई सारे विवादों के बाद दिसंबर 2021 में कोहली से रातों रात टीम इंडिया की कप्तानी छीन ली गई। जहां धोनी के राज में हम एक सफल टीम बने, वहीं कोहली ने टीम में फियरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट का बीज बोया था, स्पेशली अवे मैचेस में। जहां एक तरफ भारतीय क्रिकेट दुनिया पर राज कर रहा था, वहीं पिछले कई सालों से आईसीसी ट्रॉफी ना जीत पाने का गम भी हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी के मन में था। इसी सब के बीच रोहित को भारत का कप्तान बनाया गया। रोहित और द्रविड़ की जोड़ी के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य था आईसीसी ट्रॉफी पर कब्जा करना। इसी के मद्देनजर एक परफेक्ट टीम का निर्माण शुरू किया गया। रोहित एज अ कैप्टन अप्रोचेबल, शांत और अथॉरिटेटिव प्लेयर थे।
जो सिर्फ उनकी कप्तानी ही नहीं बल्कि उनकी ओपनिंग में भी दिखा। चाहे वर्ल्ड कप 2019 हो या 2023, रोहित ने हमेशा हमें अच्छी शुरुआत दी है। 2023 वर्ल्ड कप में 600 रन बनाकर वो सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे। हालांकि हम फाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया से हार गए, लेकिन उसका बदला भी हमने T20 वर्ल्ड कप में सूद समेत लिया। 29 जून 2024 को रोहित के कप्तानी में भारत ने 13 सालों के लंबे इंतजार के बाद विश्व कप जीता और उसी के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 T20 मैचेस जीतने वाले रोहित एकमात्र कप्तान बने। रोहित के अंदर इंडिया का ओडीआई विन परसेंटेज 74 का है, वही T20 में ये नंबर 79 माना जाता है। इंडिया की क्रिकेट हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कप्तान रोहित ने अक्रॉस फॉर्मेट इंडियन टीम को 126 मैचेस में लीड किया है, जिसमें से टीम इंडिया ने 93 मैचेस जीते हैं। रोहित वर्ल्ड के बेस्ट T20 कप्तानों में से एक तो है ही और उनके लीडरशिप में टीम में वो बैलेंस आया जो शायद कोई और कैप्टन अचीव नहीं कर पाया है। और ऐसे ही इन्हीं कैप्टन्स के योगदान की वजह से टीम इंडिया आज इस मुकाम पर पहुंची है। रोहित के बाद इंडिया का नेक्स्ट सक्सेसफुल कैप्टन हार्दिक होगा या गिल, ये तो वक्त ही बताएगा। लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आपके हिसाब से सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन किस कप्तान का था।